miscellaneous receipts, rent income. These are all some additional income that the company has earned. Okay, so this we call it as other income. समझ में आया? Again I will repeat. Other income में क्या क्या आता है? Discount received, interest received, profit on sale of assets or investments, share transfer fees, scrap sales, miscellaneous receipts, rent income. Okay, ये है हमारा अदर इनकम. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम से आपका टोटल इनकम बन गया. समझ गया कि नहीं? व्हाट इज योर टोटल इनकम पूछा तो क्या बोलने का? माय टोटल इनकम इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम. ओके, सो ये इनकम पार्ट खत्म हो गया. नाउ कम टू एक्सपेंस पार्ट. अभी एक्सपेंसेस में क्या क्या है देखो. एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है मैंने, दूसरा दिया है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बाद में दिया है चेंज इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, एंड लास्ट में अदर एक्सपेंसेस. अदर expenses. So these are the parts of expenses. Okay, first let अदर इनकम आप लोग ने नोट कर दिया, तुमने लिख के लिया. अदर इनकम में क्या क्या है? Discount received, interest received, profit on sale of assets or investment, share transfer fees, scrap sales, miscellaneous receipts, rent income. Okay. Next, अभी नेक्स्ट नोट डाउन करो. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर क्या क्या आता है? अभी यहां मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल. ये याद रखो, मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल. सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके साथ ऐड करो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एनी कैरेज इनवर्ड, then reduce closing stock of raw material, reduce any purchase returns. You will get cost of material consumed. Okay, so all of you understood how you will get cost of material consumed? Opening stock of RM, add purchase of RM, add carriage inward, less closing stock of RM, and less purchase returns. परचेस रिटर्न आप परचेस से भी कम कर सकते हो, कोई वो भी प्रॉब्लम नहीं है. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस परचेस रिटर्न भी आप कर सकते हो. ठीक है. एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यू आर ओनली कंसर्न्ड विथ रॉ मटेरियल. ये किसके सिचुएशन में आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मैन्युफैक्चरिंग सर. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग. करेक्ट. ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, नहीं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं आएगा. ये याद रखना. अगर वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आएगा. समझ में आया? नाउ कम टू द डी पार्ट. सी पार्ट लिख लिया सब लोग ने? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? जो हम ट्रेडिंग करते हैं गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. जैसा हमने बताया कि शक्कर खरीदा और वही शक्कर बेचा. करेक्ट. सो दैट इज ट्रेडेड गुड्स. वी आर ट्रेडिंग इन गुड्स. सो जब ऐसा हम गुड्स ट्रेड करते हैं तो वो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आएगा. और उसका इंफॉर्मेशन कैसा लेने का है? ग्रॉस परचेस लेस रिटर्न्स. कैरेज इनवर्ड रहेगा तो ऐड कैरेज इनवर्ड करो. कैरेज इनवर्ड रहेगा तो
You can add carriage inward. इधर ऐड कैरेज इनवर्ट कर देता हूँ. तो ठीक है, बेस रिटर्न्स करके ऐड कैरेज इनवर्ट कर. Add carriage inward. सर परचेस से पहले रिटर्न्स माइनस करने के बाद कैरेज इनवर्ड ऐड करने का सर. हाँ 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 बराबर. ओके सर. ओके. तो ये स्टॉक इन ट्रेड का ऐसा आएगा. ग्रॉस परचेस, उसमें से लेस रिटर्न्स, टोटल आ गया, उसके साथ ऐड कैरेज इनवर्ट करो, ये हो गया आपका. ओके, so this is purchase of stock in trade. So cost of material consumed का फॉर्मेट अलग है, स्टॉक इन ट्रेड परचेस का फॉर्मेट अलग है. अभी नेक्स्ट आएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज. ये आपके लिए नया है, ये पहले कभी आपने किया नहीं. सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. चेंज इन इन्वेंट्री. तो चेंज इन इन्वेंट्री में क्या आता है? देखो, चेंज इन इन्वेंट्री में फर्स्ट हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक कम करते हैं. समझा ना? फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक वी आर रिड्यूसिंग क्लोजिंग स्टॉक. So first take the opening stock, from that you reduce closing stock. अभी opening stock में क्या क्या लिया है देखा आपने? I have taken opening stock of work in progress, opening stock of finished goods and opening stock of stock in trade. ये तीन चीज लिया मैंने opening stock में. Similarly closing stock में भी वही तीन चीज लिया है. वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड. इसमें क्या आया नहीं है? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का स्टॉक किधर गया? रॉ मटेरियल का स्टॉक किधर गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में गया. समझा ना? इसलिए वो इधर चेंज इन इन्वेंट्री में नहीं आएगा. चेंज इन इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड का स्टॉक आएगा. सो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक का फिगर्स नोट करो, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक का फिगर कम करो. ओके, अभी फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 75,000. बैलेंस कितना आएगा? ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज 75,000. 25,000 आएगा बैलेंस. सो 25,000 जो बैलेंस आएगा उसका वो पॉजिटिव बैलेंस रहेगा. ओके, यही सपोज ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 है. क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 है. अभी क्या होगा? 40,000 नेगेटिव बैलेंस आएगा. 40,000 नेगेटिव बैलेंस. सो यू हैव टू राइट इट एज ए नेगेटिव बैलेंस 40,000. ये याद रखो. सो यू कैन हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस. इसलिए मैंने नीचे लिखा, देखो, कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस. ओके, सो कुछ केस में पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, कुछ केस में नेगेटिव बैलेंस रहेगा. आप उसका टेंशन मत लेना.
तो ये सबको समझ में आया चेंज इन इन्वेंट्री कैसा करना है? Yes, sir. You have to compare opening stock with closing stock of work in progress, finished stock in trade. You'll get change in inventory. Okay. All of you have finished it? सबने लिख के ले लिया? Yes, sir. Now we'll move on to the next part, employee benefit expense. अभी employee benefit expense में क्या क्या आता है देखो, salaries to employees, नाम से ही पता चलता है employee benefit expense, नाम से क्या पता चलता है कि employees के ऊपर क्या खर्चा किया है कंपनी ने, करेक्ट? Whatever expenditure company has incurred on employees, that will come in employee benefit expenses. तो इसमें क्या क्या आता है देखो, सैलरीज आ गया, वेजेस आ गया, इंसेंटिव्स वगैरह दिया होगा एम्प्लॉइज को, परफॉर्मेंस बोनस दिया होगा, वो सब आएगा, अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस दिया है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है, करेक्ट, कन्वेंस अलाउंस दिया है या एजुकेशन अलाउंस दिया, कुछ भी दिया होगा, वो सब अलाउंसेस आएगा, बोनस पेमेंट किया होगा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस मीन्स उनका चाय नाश्ता वगैरह का जो खर्चा किया होगा, वो सब आ जाएगा। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, हर एक एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में कुछ अमाउंट जमा करना पड़ता है, करेक्ट? सो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय भी कुछ अमाउंट जमा करता है, एम्प्लॉयर भी कुछ अमाउंट जमा करता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी है 20,000, एक एम्प्लॉय का सैलरी है 20,000 रुपया, ठीक है? तो हो सकता है कि 10% जो रहेगा 10% लेटर से 10% कितना हुआ 20,000 का 2,000 हुआ। सो एम्प्लॉय क्या करेगा, 2,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर भी 2,000 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सो एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस हो गया, करेक्ट? इसलिए एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इधर आया है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा एक्सपेंस में, ये याद रखो। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं आएगा एक्सपेंस में? क्योंकि वो उसका पॉकेट से दे रहा है, कंपनी का पॉकेट से नहीं दे रहा है, समझा ना? वेरएज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। सेम फंड ये सिस्टम है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड, ग्रेच्युटी फंड में होते रहता है। ग्रेच्युटी कभी मिलता है एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी कभी मिलता है जब वो रिटायर होता है, रिटायर होते समय उसको ग्रेच्युटी देना पड़ता है। और ग्रेच्युटी कैसे देते हैं? फॉर एग्जांपल एक आदमी 10 साल काम किया तो उसको 5 महीने का सैलरी ग्रेच्युटी करके मिलता है, 20 साल काम किया तो 10 महीने का सैलरी ग्रेच्युटी करके मिलेगा, समझा ना? आधा महीने का पगार फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। किसी ने 8 साल काम किया है तो उसको 4 महीने का पगार मिलेगा, ऐसे ग्रेच्युटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बाद में अगर पेंशन है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है पेंशन फंड में। सिमिलरली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआईसी फंड, ईएसआईसी बोलेगा तो क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ईएसआईसी, उसमें भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एम्प्लॉय के लिए, ताकि कल एम्प्लॉय को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ा, सो ईएसआईसी विल गिव हिम मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया? दैट इज ईएसआईसी। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर इज कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉई, ये याद रखो, मैनेजिंग डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉई, इसलिए उसका सैलरी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई रहेगा तो उसका सैलरी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। ओके, सो सबको समझ में आया? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? ऑल पेमेंट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, whether they are workers or whether they are staff members. Okay, so everything will come in employee benefit expense. नेक्स्ट देखो क्या है, फाइनेंस कॉस्ट।
नेक्स्ट आइटम है फाइनेंस कॉस्ट. सो कंपनी क्या कर, कंपनी को चलाने के लिए कंपनी को लोन लेना पड़ता है, करेक्ट? कंपनी नीड्स फंड्स फॉर रनिंग इट्स बिजनेस. तो लोन कहाँ कहाँ से आ सकता है? इट मे टेक टर्म लोन, इट मे टेक कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इट मे टेक लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, इट मे टेक लोन फ्रॉम शेयर होल्डर्स, it may take loan, it may take it may issue debentures, it may issue public deposits, correct? ये सब sources यूज करेंगे for collecting funds. लेकिन एक तरफ जब फंड्स कलेक्ट करेगा तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ता है? They have to pay interest on these funds, correct? So all the interest that is being paid, it will come under, okay? So फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है देखो? इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक चार्जेस एंड कमीशन, लीज एंड फाइनेंस चार्जेस, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस. So these are all various finance expenses. Okay. नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट आपने सब लिख लिया? ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड इट? Yes, sir. Okay. Now let us take the next part, that is depreciation and amortization expense. Okay. Depreciation and amortization expense. इसमें क्या क्या आ गया देखो? पहला तो आ गया डिप्रिसिएशन. सब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम लोग डिप्रिसिएशन लेते हैं. सबको सबने किया होगा. 3-4 साल से तो वही काम कर रहे हैं. कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, राइट? सो जितना भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हमने डिप्रिसिएशन लिया उसका टोटल इधर आ जाएगा. फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या है? हमने लास्ट इसमें भी डिस्कस करते समय बोला था, देयर आर सम फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है? फिक्टिशियस एसेट का मतलब दे आर नॉट एक्चुअली, Artificial asset. they are artificially shown as Artificial. assets. They are not actually assets, but temporarily they are shown in the balance sheet as assets. For example, preliminary expense. Preliminary expense है, या दूसरा एग्जांपल बोलेगा तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स. फिर तीसरा एग्जांपल कैपिटल रेजिंग एक्सपेंडिचर. फिर चौथा एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. सो एक्सपेंस इंकर्ड. बट क्या होता है, एक्सपेंडिचर एक साल में इंकर किया हमने, तो ये सब एक्सपेंडिचर उसी साल में हम डालेंगे तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये प्रॉफिट बहुत कम होगा या लॉस दिखेगा. तो इसलिए क्या करते हैं, वो जो एक्सपेंडिचर है उसको हम बांटते हैं. वी डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपेंडिचर ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपीज, उसको 10 साल में मैं बांट रहा हूं. एवरी ईयर 10-10 हजार रुपया मैं बांट दूंगा. सो पहला साल में क्या होगा, मेरा बैलेंस शीट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिखेगा 1 लाख माइनस 10,000 90,000. ओके. सो ये 10,000 इधर आ गया. फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, इधर हम लोग 10,000 इधर दिखाएंगे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में, और 90,000 बैलेंस शीट में दिखेगा. अगला साल में क्या होगा, उसमें से वापस 10,000 कम करेंगे, वो 80,000 हो जाएगा, और उसका 10,000 का इफेक्ट इधर आएगा, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस. समझ में आया? सिमिलरली हम
लोग वी टेक प्रॉपर्टी ऑन लीज बेसिस, 10 साल का लीज में प्रॉपर्टी लिया, 50 लाख रुपया हमने खर्चा किया प्रॉपर्टी में, तो हमारा लीज कितना साल के लिए है? 10 साल के लिए। सो एवरी ईयर 5 लाख रुपया हमको राइट ऑफ करना है, so that will go in amortization expense. Okay, so have you understood the concept of depreciation and amortization expense? Now come to other expense. अदर एक्सपेंस में क्या रहेगा? तो सी से लेके एच तक जो इंफॉर्मेशन आपने डाला नहीं है वो सब इंफॉर्मेशन आपको अदर एक्सपेंस में लेना है, समझा ना? सी से लेके एच तक जो भी एक्सपेंसेस आपने लिया नहीं है वो सब एक्सपेंस इधर अदर एक्सपेंस करके लाएगा। अभी उसमें क्या क्या आ सकता है देखो, पावर एंड फ्यूल आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएगा, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स आएगा, कंजम्पशन ऑफ पैकिंग मटेरियल आएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग चार्जेस, फिर रेंट रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, rent rates, taxes and insurance, printing and stationery, postage and telegrams, फिर administration expenses, selling and distribution expenses, so all these items will come under other expenses. Directors fees, Sir, bad debts. bad debts, directors fees, auditors fees, Miscellaneous expenses written off during the year. legal and professional charges, telephone charges, consultancy charges, repairs and maintenance, charges. So all these expenses, they will come under other expenses. Okay. अभी यहाँ पे देखो डायरेक्टर्स फीस किधर आया है? अदर एक्सपेंस में। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन किधर आया? किधर आया मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन? एम्प्लॉयज का खर्चा है उसमें आया। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में। यस। सो मैं जब लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लिखा है तो क्या हो गया? ऑफिस और ऑफिस चलाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा? बहुत सारा आइटम आता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगा, बैड डेट्स आएगा, फिर गोडाउन रेंट आएगा, वेयर हाउस चार्जेस आएगा, करेक्ट? ऐसा बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस,
All these items, they will come under other expenses. Okay. इसमें ये भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। So all of you have noted this down? अभी एक्सपेंसेस के बारे में कोई डाउट है तो पूछो, ये कौन सा आइटम किधर आएगा। अगर आपको कोई डाउट है कि ये आइटम मैं किधर लूं, that you can ask me. कुछ डाउट्स है कुछ? नहीं सर। No, sir. No. So with this we are preparing ourselves for preparation of statement of profit and loss. Okay. Statement of profit and loss कैसा प्रिपेयर करने का, उसके लिए हमने अभी ये पूरा एक बैकग्राउंड बना लिया है। So एक दो छोटा प्रॉब्लम्स, we will take some small problems later on, so that you will have a understanding of how to prepare a statement of profit and loss. Okay. हेलो, कुछ डाउट है? किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो इधर हम लोग कंक्लूड करें आज का दिन। Yes, sir. आज का दिन लेक्चर कंक्लूड कर दे। Okay, sir. No problem. सर ऊपर उसका पॉइंट दिखाओ ना जरा, हाँ, ऊपर का पॉइंट। एक मिनट, ऊपर का पॉइंट कौन सा पॉइंट हाँ बोलते हो? तो लेट आया ना, मैं लिखा नहीं हूँ स्टार्टिंग का पॉइंट। अच्छा, ये जो शीट है ये आपको मिलने वाला है। ओके, एक मिनट। हाँ, कौन सा पॉइंट ऊपर? रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। दिख रहा है ना? हेलो, हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ ठीक। हेलो सर। हाँ बोलो। वो जो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज है उसमें उतने आइटम्स आएंगे और भी आएंगे? और भी आ सकता है ना, ये तो मैं खाली एक एग्जांपल के लिए डाला है। अभी कोई वेयरहाउस है, वेयरहाउस कंपनी है, वेयरहाउस कंपनी का क्या रहेगा इनकम रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज में? उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा ना। हाँ, सो रेंट इज है उसका मेन इनकम, रेंट इनकम है होगा। ओके, तो हर एक का वही बोला ना मैं, जो कंपनी है उसका मेन एक्टिविटी क्या है देखने का, और वो मेन एक्टिविटी में उसको क्या इनकम आ रहा है, समझ में आया? हाँ सर। दैट विल कम एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
सो अभी फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी का इनकम फ्रॉम ऑपरेशन क्या रहेगा? इंटरेस्ट वगैरह। हाँ, इंटरेस्ट रहेगा, राइट? इंटरेस्ट इनकम रह सकता है, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रह सकता है, करेक्ट? तो इन्वेस्टमेंट Yes. कंपनी क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा ना। फाइनेंस कंपनी क्या करेगा? फाइनेंस करेगा, करेक्ट? तो हर एक का नेचर डिफरेंट रहता है, सो उस हिसाब से उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अभी बैंक है, बैंक का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या रहेगा? डिपॉजिट्स, लोन वगैरह। डिपॉजिट लोन नहीं, इंटरेस्ट इनकम है ना। व्हाट आर दे अर्निंग? दे आर अर्निंग उनका मेन अर्निंग क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। दे आर अर्निंग इंटरेस्ट, दे आर अर्निंग थ्रू बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, करेक्ट? सो उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बैंक चार्जेस एंड कमीशन और इंटरेस्ट, करेक्ट? तो उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये आइटम्स आएगा। सो हर एक का नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेंज होएगा। समझ में आया? हाँ, थैंक यू। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगा तो ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो ही परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, ओके? और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, ओके? और चेंज इन इन्वेंट्री भी कब आएगा? चेंज इन इन्वेंट्री कब आएगा? जब मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का एक्टिविटी होगा, और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का एक्टिविटी नहीं है तो चेंज इन इन्वेंट्री भी नहीं आएगा। सो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों आइटम नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, ये तीनों नहीं आएगा। उनका कहां से स्टार्ट होगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से स्टार्ट होगा। समझ में आया? सो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ऐसा आएगा। फर्स्ट थ्री आइटम्स नहीं आएगा। सो हर एक का नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होएगा, ओके? शैल आई कंक्लूड हियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. I am concluding now, okay?